आज की इस वीडियो का टॉपिक है रिकॉन्सिलेशन ऑफ प्रॉफिट अंडर मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट डिफरेंट हो तो हमने उसको किस तरह रिकंसाइल करना है, मतलब किस तरह से सेटल करना है। तो सबसे पहले अगर मार्जिनल कॉस्टिंग की बात की जाए तो मार्जिनल कॉस्टिंग ये कहती है कि कंपनी अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट को सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही कंसीडर करे, मतलब जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वही तमाम कंपनी की प्रोडक्ट कॉस्ट होगी मार्जिनल कॉस्टिंग के मुताबिक। और इसी मार्जिनल कॉस्टिंग को वेरिएबल कॉस्टिंग भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करें तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ये कहती है कि कंपनी ने प्रोडक्शन कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट कंसीडर करना है, मतलब प्रोडक्शन करते हुए जितनी भी कॉस्ट लगी है, बेशक वो वेरिएबल कॉस्ट है या बेशक वो फिक्स्ड कॉस्ट है, कंपनी उसको प्रोडक्शन कॉस्ट कंसीडर करेगी और उसी को प्रोडक्ट कॉस्ट भी कहेगी। अब यहाँ पे अगर वेरिएबल कॉस्ट की बात की जाए तो वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो आउटपुट के साथ इंक्रीज होती है और आउटपुट के साथ ही डिक्रीज होती है। मतलब अगर नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज होंगे तो कॉस्ट इंक्रीज होगी, अगर नंबर ऑफ यूनिट्स डिक्रीज होंगे तो कॉस्ट डिक्रीज होगी। लेकिन फिक्स कॉस्ट हर लेवल ऑफ एक्टिविटी पर, हर लेवल ऑफ आउटपुट पर सेम रहती है। अब यहाँ पे रिकंसिलिएशन से क्या मुराद है कि जब कंपनी दो तरह के मेथड्स इस्तेमाल करती है, दो तरह की कॉस्टिंग को इस्तेमाल करती है, तो उसका प्रॉफिट डिफरेंट आता है। उस प्रॉफिट को रिकंसाइल करने के लिए, मतलब उस प्रॉफिट को सेट करने के लिए कंपनी स्टेटमेंट बनाती है जिसे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहा जाता है, और इस प्रॉफिट को सेटल करने को हम रिकंसिलिएशन कहते हैं। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो लेट्स सपोज एक कंपनी है मिस्टर ए लिमिटेड कंपनी। हम सपोज करते हैं कि मिस्टर ए लिमिटेड कंपनी लैपटॉप्स मैन्युफैक्चर करती है। अब कंपनी ने दोनों सिस्टम यूज किए हैं और कंपनी ने ये देखा है कि उसके प्रॉफिट डिफरेंट हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में 100,000 और मार्जिनल कॉस्टिंग में 1,20,000 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है। अब यहाँ पे इसकी रीजन ये है कि जब कंपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री को चार्ज करती है तो उस वजह से कंपनी का प्रॉफिट दोनों केसेस में डिफरेंट आता है, क्योंकि बाकी डेटा तो सेम होता है लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रोडक्शन कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट क्लोजिंग इन्वेंट्री को चार्ज की गई होती है, इसलिए यहाँ पे इनके प्रॉफिट का डिफरेंस आता है। अब इस डिफरेंस को सेटल किस तरह करना है उसके लिए हम एक प्रॉब्लम देखेंगे और उसके थ्रू समझेंगे कि किस तरह से प्रॉफिट को रिकंसाइल किया जाता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हमें अवेलेबल है, कंपनी है जिम्बे लिमिटेड कंपनी। साथ ही साथ अगर नीचे रिक्वायरमेंट की तरफ आए तो रिक्वायर किया गया है कि रिकंसाइल करें प्रॉफिट अंडर मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मतलब पहले हमें देखना होगा कि मार्जिनल का क्या प्रॉफिट है, फिर देखना होगा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या प्रॉफिट है, और फिर उस प्रॉफिट को रिकंसाइल करना होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें डेटा गिवन है जिसमें कहा जाता है कि जिम्बे लिमिटेड प्रोड्यूस वन प्रोडक्ट डेस्क। जिम्बे लिमिटेड कंपनी सिर्फ एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है जो कि डेस्क हैं। ईच डेस्क इज बजटेड टू रिक्वायर 4 kg ऑफ वुड at $3 per kg, 4 hours of labors at $2 पर आवर। ये कहा जाता है कि 4 किलो जो वुड है वो इस्तेमाल की जाती है और एक वुड की जो कॉस्ट है वो है ₹3। इसी तरह से 4 घंटे लेबर के इस्तेमाल किए जाते हैं, ₹2 पर लेबर कॉस्ट है। एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड गिवन है $5 पर यूनिट। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड आर बजटेड एट $20,000 पर मंथ। अब यहाँ पे तमाम जो डेटा है वो गिवन है एंड एवरेज प्रोडक्शन इज एस्टिमेटेड टू बी 10,000 यूनिट्स पर मंथ। अब जो एवरेज प्रोडक्शन है वो 10,000 यूनिट्स पर मंथ गिवन है। द सेलिंग प्राइस इज फिक्स्ड एट $5 पर यूनिट, और जो सेलिंग प्राइस है वो फिक्स की गई है $5 पर यूनिट पर। देयर इज आल्सो अ वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट ऑफ $1 पर यूनिट। उसके अलावा वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट भी गिवन है जो कि $1 पर यूनिट है। फिक्स सेलिंग कॉस्ट गिवन है जो कि 2,000 पर मंथ है। ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 मंथ जिम्बे एक्सपेक्ट द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ एक्टिविटी। पहले 2 महीनों के दौरान कंपनी ने एज्यूम किया है, कंपनी ने जो है वो सेट किया है अपना जो प्रोडक्शन और सेल्स का लेवल है वो है जनवरी में 11,000 यूनिट्स प्रोड्यूस होंगी जिनमें से 9,000 यूनिट्स सेल हो जाएंगी, और फरवरी में
9500 यूनिट्स प्रोड्यूस होंगी, जिनमें से 11500 यूनिट सेल हो जाएंगी। अब इस डेटा के थ्रू हमने अपने पास पहले तो स्टेटमेंट बनानी है मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंडर। पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर किस तरह से स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं और फिर उसके बाद हमने उनके प्रॉफिट्स को रिकंसाइल करना है। तो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लिया है, जिम्बे लिमिटेड कंपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। और जिस टाइम पीरियड के लिए स्टेटमेंट बन रही है हमने उस मंथ को मेंशन कर दिया है, जो कि जनवरी का मंथ है। सबसे पहले स्टेटमेंट को हमने कहा था कि हम स्टार्ट करेंगे सेल से, तो यहाँ पे हम सेल्स को मेंशन कर देंगे, जो कि अगर जनवरी में देखें तो 9000 सेल्स हैं और यहाँ पर अगर हम आए तो सेल प्राइस 35 पर यूनिट पर फिक्स कर दी गई है। तो हमने क्या करना है कि $35 को मल्टीप्लाई कर देना है 9000 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3,15,000 रुपीज डॉलर की, सॉरी $3,15,000 हमारे पास सेल्स आ जाएंगी ज़ेम्बे लिमिटेड की जनवरी की। उसके बाद हमने कहा था कि उसमें से लेस कर देनी है हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जब भी हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की तरफ चलते हैं तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हम इस तरह से करते हैं कि ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर हम ऐड कर देते हैं प्रोडक्शन को और फिर उस प्रोडक्शन में से लेस कर देते हैं हम क्लोजिंग इन्वेंट्री को। तो यहाँ पे अब हम लिख चुके हैं सारा डेटा। हमने अब देखना है कि ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है। तो जनवरी में ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं गिवन बल्कि प्रोडक्शन और सेल सिर्फ गिवन है, तो हमने यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री की स्पेस को ऐसे ही एम्प्टी छोड़ देना है। उसके बाद अगर हम आए तो हमारे पास फिनिश डेस्क फॉर द पीरियड आता है, मतलब जितने डेस्क प्रोड्यूस हुए हैं उनको हमने यहाँ पर मेंशन करना है। तो अगर हम क्वेश्चन की तरफ आए तो 11,000 प्रोडक्शन हुई है और प्रोडक्शन पर कॉस्ट जो लगी है उसको हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना है। तो अगर देखा जाए तो 4 kg ऑफ वुड है, 4 मल्टीप्लाई बाय $3 1 kg की कॉस्ट है, तो ये 12 आ गया। उसके बाद 4 आवर्स है और हमारे पास ₹2 पर आवर का रेट है, तो ये आ गया 8। अब मटेरियल और लेबर का रेट हमारे पास मौजूद है। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 5 जो है वो पर यूनिट ऑलरेडी अवेलेबल है। अब सिर्फ अगर फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को देखा जाए तो क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम तमाम प्रोडक्शन कॉस्ट को लेते हैं, तो यहाँ पे हमने फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट भी लेनी है जो कि 20,000 पर मंथ है और एवरेज प्रोडक्शन जो है वो 10,000 यूनिट्स की है। तो यहाँ पे $20,000 को हमने 10,000 यूनिट्स के साथ डिवाइड कर देना है, तो ये 2 आ जाएगा। अब अगर हम इन तमाम कॉस्ट का टोटल करें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास $27 आ जाएगा टोटल, जो कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रोडक्ट कॉस्ट आएगी, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम प्रोडक्ट कॉस्ट में तमाम प्रोडक्शन कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन थी उसके मुताबिक 11,000 यूनिट्स थे और 27 जो है वो एक की कॉस्ट आ गई है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री अब अगर देखा जाए तो हम अगर क्वेश्चन में आए तो प्रोडक्शन अगर 11,000 यूनिट्स की हुई है तो उसमें से 9,000 सेल अगर हो गई हैं तो 2,000 यूनिट्स जो है वो रिमेनिंग बच गई हैं। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री पे भी हमने यही कॉस्ट चार्ज करनी है। अब जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो 29,700 और आगे क्लोजिंग इन्वेंट्री 54,000 रुपीज की आ जाएगी। अब जब हमने इन दोनों को टोटल करना है तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा कि सॉरी यहाँ पर 2,97,000 रुपीज है, डॉलर्स है, इसको हम प्लस कर देंगे $54,000 में, तो ये 3 लाख नहीं बल्कि सॉरी यहाँ पे हमने फिनिश डेस्क में से लेस करनी है क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्योंकि इतनी जो है वो अभी भी इन्वेंट्री कंपनी के पास रिमेनिंग है। तो जितनी सोल्ड हो गई है हमने उसको जब कैलकुलेट करना है तो वो आ जाएगा $2,43,000। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास वो स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है जो कि कंपनी के पास होना चाहिए था। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। $3,15,000 में से $2,43,000 को लेस करेंगे तो 72,000 का स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद हम क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं तो इसमें हमने एडजस्टमेंट करनी होती है ओवर और अंडर ओवरहेड्स की। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ओवरहेड्स की बात की जाए तो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड टोटल तो $20,000 के हैं, लेकिन अगर हम देखें तो हमारे पास $2 एक जो है यूनिट का आया था और सेल्स को देखें तो सेल्स आती हैं 9,000 की। तो यहाँ पे 18,000 जो है वो एक्चुअल है
और स्टैंडर्ड जो है वो 20,000 का सेट हुआ था। तो 20 में से अगर 18 लेस कर देंगे तो इसका मतलब है कि 2000 जो है वो ओवर चार्ज है। हमने इस एक्सपेंस को वापस ऐड बैक कर देना है। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 72,000 प्लस 2000 इज इक्वल टू 74,000। उसके बाद हमने क्या करना है कि लेस कर देनी है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट में हम देखें तो हमारे पास दो तरह की कॉस्ट आ रही थी, एक थी वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट और दूसरी थी फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट। अगर वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट की तरफ आए तो डॉलर 1 पर यूनिट हमें अवेलेबल है। हमने क्या करना है कि $1 को 9000 से मल्टीप्लाई कर देना है जो कि यूनिट सोल्ड है। तो यहाँ पे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ये 9000 आ जाएगा और फिक्स सेलिंग कॉस्ट हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है जो कि $2000 की यहाँ पर अवेलेबल है। हमने इसको भी यहाँ चार्ज कर देना है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इनका टोटल कर लेंगे तो वो 11,000 आ जाएगा। अब जब हमने एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट में से सेलिंग कॉस्ट तमाम लेस कर देनी है तो ये $63,000 का एक्चुअल नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहां तक हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर जनवरी के लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मेंटेन की है। इसी तरह से हम फेब के लिए, फरवरी के महीने के लिए जो है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो बनाएंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंडर। तो यहाँ पे भी हम सेम उसी तरह से स्टेटमेंट बनाएंगे। इसको भी हम सेल से स्टार्ट करेंगे। तो अगर सेल्स देखी जाएं तो फरवरी की 11,500 यूनिट्स हैं और जो सेल प्राइस है वो सेम रहेगी। तो 11,500 यूनिट्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 35 के साथ तो वो आ जाएगा 4,25,000 रुपीज़। इसी तरह से इसमें से भी लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसमें हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री होगी, उसके बाद उसमें ऐड कर देंगे हम प्रोडक्शन और फिर लेस कर देंगे हम यहाँ से क्लोजिंग इन्वेंट्री को। अब यहाँ पे हमने फॉर्मेट जो है वो सेट कर लिया है। ओपनिंग इन्वेंट्री अगर देखें तो जनवरी में 2000 यूनिट्स जो थी वो अभी तक स्टॉक में मौजूद थी जो कि जनवरी की क्लोजिंग थी। अब अगर वो जनवरी की क्लोजिंग है तो वो जो हो जाएगी फरवरी के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री। तो यहाँ पे 2000 यूनिट्स इंटू 27 जिस तरह से हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए कॉस्ट कैलकुलेट की थी। और अगर 2000 इसकी ओपनिंग इन्वेंट्री है, हम अगर प्रोडक्शन में आए तो वो कहते हैं कि 9500 यूनिट्स जो हैं वो कंपनी ने प्रोड्यूस की हैं फरवरी के महीने के दौरान। तो यहाँ पे हमने 9500 को मल्टीप्लाई कर देना है $27 से। अब इसी तरह से हमने इन दोनों को कैलकुलेट कर दिया तो 54,000 और 2,56,000 रुपीज हमारे पास आ गए ओपनिंग इन्वेंट्री के और फिनिश गुड्स के। अब अगर एंडिंग इन्वेंट्री की बात की जाए तो एंडिंग इन्वेंट्री कोई भी नहीं है। हमने अब क्या करना है कि ओपनिंग इन्वेंट्री में ऐड कर देनी है प्रोडक्शन। तो ये हमारे पास आ जाएगी 3,10,000। सॉरी, फिनिश गुड जो है वो हमारे पास 2,56,500 की होगी। तो जब हम इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी $3,10,500। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट उसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब हमने स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट किया वो हमारे पास आ जाएगा $92,000। इसी तरह से जिस तरह हमने लास्ट में एडजस्टमेंट की थी ओवरहेड्स के लिए, हम अगर एडजस्टमेंट की तरफ आए तो 19,000 में से 20,000 को हमने लेस कर देना है। अब ये 19,000 किस तरह से आया है कि 9,500 यूनिट सेल हुई हैं, सॉरी 11,500 यूनिट सेल हुई हैं। अगर हम देखें तो हमने $2 पर यूनिट का एस्टिमेट किया था फिक्स्ड ओवरहेड। तो यहाँ पे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी, हम इसको प्रोडक्शन पे लेते हैं तो यहाँ पे हम 9,500 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 19,000। तो यहाँ पे 19,000 में से 2,000 को हमने लेस कर दिया तो हमें पता चल गया कि 1,000 के हमने ज्यादा चार्ज किए हुए थे, उसको हम वापस ऐड बैक कर देंगे। अब हम आ जाएंगे एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट की तरफ। तो एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हम 92,000 में से